हमने पिछले 2011 पिछले वीडियो में 2011 और 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग 2013 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ तो चीज़ें, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सही उत्तर का चयन कीजिए, चुनिए। पहला प्रश्न है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। इस वैसे ही पूछा जा सकता है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ देखिए 4πr² लिखा है, ये गोले का होता है। हमको चाहिए अर्धगोले का। अर्धगोले का संपूर्ण होता है 3πr²। आप देखिए गोले का होता है, गोले का सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो आप अर्धगोले का 2πr² मत बोलिएगा, क्योंकि 2πr² मतलब खाली पृष्ठफल होता है। बोलेगा अर्धगोले का पृष्ठफल कितना होता है तो 2πr² आप कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो आप 3πr² कीजिएगा। और डी ऑप्शन तो पता है आपका, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। πr² क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए आपको चारों का डिस्कशन मैंने करा दिया, चारों के क्या क्या होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 नंबर का आंसर बी होगा। अब पूछा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आपको परिधि दिया है, त्रिज्या पूछ लिया है, कुछ नहीं करना है। आप एक बात को याद रखिएगा, जो चीज़ आपको दिया हो उसी का फार्मूला लगा दीजिएगा, आपको जो उसमें पूछेगा आपको निकल जाएगा। परिधि दिया है तो हम परिधि का फार्मूला लगा देंगे। देखिए वृत्त की परिधि दिया था, हमने वृत्त की परिधि लगा दिया। क्या होता है वृत्त की परिधि, क्या होता है 2πr। क्या होता है 2πr। इसका मान कितना देता है 44। हमको त्रिज्या चाहिए ना, त्रिज्या को हम लोग रेडियस बोलते हैं r। हम इसमें से r बाहर कर लेंगे, तो r बाहर करेंगे तो देखिए गुना में क्या है 2π। ये कहाँ चला जाएगा, 44 के भाग में जाएगा। 44 के भाग में क्या आएगा 2π। तो देखिए 2 का 2 रख दिए। पाई का मान क्या होता है 22। बट्टा में क्या होता है 7। तो बट्टे में हम 7 नहीं लिख सकते क्योंकि पहले से ऑलरेडी बट्टा है, तो ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। काट दीजिए, 2 से 44 22 बार में कटेगा, फिर 22 से 22 काट दीजिए, क्या बचा, सिर्फ 7 बचा। यही हमारा त्रिज्या हो गया। ऑप्शन हमारा आंसर इसका होगा 7। तो ये आंसर के अंदर दिया गया है 7 आंसर आया था हमारा, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पूछ रहा है कि 2, 3 और 4 दो बिंदु दिया गया है। एक बिंदु है 2, 3 और दूसरा बिंदु है 4, 1। 2, 3 और 4 के दो बिंदु दी गई है, इनकी दूरी क्या होगी, हम दूरी सूत्र लगा देंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए तो x2 - x1 का होल करेंगे तो x2 का मान 4 है। x2 देखिए ये x1 ये x2, ये y1 ये y2, तो इसमें से घटाएंगे, ये x2 है तो x1 घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर। y1 में से y2 घटाएंगे तो y2 में से y1, तो y2 है 2 और y1 है 3, तो 2 में 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 होगा, तो -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, स्क्वायर से माइनस कट जाता है। तो 2 और ये हमारा बच गया 4 कितना होता है 8। ऑप्शन में 8 नहीं दिया गया था, तो 8 का हम लोग तोड़ेंगे तो 8 का वर्गमूल क्या होता है, 8 को हम तोड़ेंगे तो 8 का वर्गमूल आएगा 2√2 आएगा। तो ऑप्शन ए में जो दिया गया था वो राइट हो गया। चौथा प्रश्न पूछा है कि चौथा प्रश्न है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु में क्या कहलाती है। तो y अक्ष से बिंदु क्या कहती है, x का निर्देशांक कहलाती है। क्या कहलाती है, x का निर्देशांक कहलाती है। और पूछेगा y अक्ष से x अक्ष से उसकी दूरी क्या कहलाती है, तो बोलिएगा y निर्देशांक कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा बी। 4 का आंसर क्या हो जाएगा बी। y अक्ष से उस बिंदु का क्या कहलाती है, तो x निर्देशांक कहलाती है। x अक्ष से क्या कहलाती है, तो y निर्देशांक कहलाती है। इसको आप याद रखिएगा। और पूछेगा x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, y अक्ष से दूरी पूछता है। y अक्ष से दूरी पूछता है तो कोटि होता है, भुज हो जाता है। क्या होता है, y अक्ष से दूरी आपका कोई, हाँ भुज हो जाता है, और x से क्या होता है, कोटि हो जाता है। इसको आप याद रखिएगा, जो पिछला वीडियो हमने कर लिया था। अब प्रश्न है, इसको तो आप एक मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। चलिए अभी थोड़ा चुनाव का माहौल चल रहा है, तो ये चुनाव वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, इतना बजा रहे हैं, तो उसका थोड़ा साउंड आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे। चलिए वो चले गए। अब देखिए प्रश्न पूछा है कि इसमें आपको 2 प्रकार से प्रश्न पूछा है। मैं आपको दोनों का ट्रिक सिखा रहा हूँ, आपको झट से, इसमें आप कुछ भी मत कीजिएगा, एक बहुत छोटा सा लॉजिक है, उसको याद रखिएगा, आपका सवाल झट से बन जाएगा। 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं, क्या दिया है, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं कितना है, 4:9 है। तो क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जब भी देखिए भुजा दिया होगा, क्षेत्रफल पूछेगा ना, आप उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर, यानी वर्ग निकाल दीजिएगा। 4 का वर्ग क्या होता है 16, 16 कहाँ है, यहाँ है। 9 का वर्ग क्या होता है 81, यहाँ है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा सी। चलिए दूसरा प्रश्न इसमें से क्या पूछता है आपसे, अब पूछेगा 2 समरूप
त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात, क्या पूछेगा, दो समरूप की त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात क्या दे देगा, क्षेत्रफल दे देगा। फिर क्या पूछेगा आपसे, भुजा का अनुपात क्या होगा, तब उसमें आप वर्गमूल निकाल दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। जिससे पूछ देगा कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 81:16 है, तो इसके भुजा का अनुपात क्या होगा, तो 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। वापस वैसे आंसर बता दीजिएगा। ठीक, दो ट्रिक याद रहेगा आपको, याद रखिएगा। आपसे एक प्रश्न जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा। छठा प्रश्न है छात्रों, जो 6 नंबर का प्रश्न है इसमें का पूछ रहा है कि किसी द्विघात समीकरण का विवेचक मान 0 से बड़ा हो। देखिए विवेचक पूछा है ना, इसको हम लोग डी बोलते हैं, डिस्क्रीमेंट। इसको विविधकर भी बोलते हैं हम लोग। आप इसका तीनों नाम याद रखिएगा। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डिस्क्रीमेंट, और इंग्लिश में इसका हो गया डिस्क्रीमेंट। हिंदी में इसको विवेचक भी बोला जाता है, इसको विविधकर भी बोलता है। इसका फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। पूछता है जब d बराबर b² - 4ac निकालेंगे, उसका मान अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो इसमें मूल क्या होता है। तो इसमें 3 कंडीशन है, आप तीनों कंडीशन को याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न, इसका जो 3 फार्मूला होता है इसको आप सिर्फ याद रखिएगा। आपका 100% एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। देखिए अगर यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, डी का फार्मूला क्या होता है, विवेचक का फार्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो यहाँ क्या लिखा है, b² 4ac के मान क्या है, 0 से क्या है बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है। तो इसका आंसर क्या होता है, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। क्या होते हैं, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो इसको ऑप्शन में चेक करते हैं क्या दिया है। पूछा ना डी के मान 0 से बड़ा है, तो हमने देखा 0 से बड़ा 2 भिन्न वास्तविक मूल। कहाँ लिखा है, वास्तविक भिन्न मूल, अवास्तविक भिन्न मूल, वास्तविक और समान, अवास्तविक। ये रहा वास्तविक और भिन्न, लेकिन 2 भिन्न भी होता है। तो याद रखिएगा भिन्न होगा यानी दोनों मूल उसका भिन्न होगा और वास्तविक होगा, पॉजिटिव में आएगा। अब चलिए 2 और जो इसका दिया गया है इसको अपना बुक से याद कर लीजिएगा। आपका देखिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 98 में फार्मूला दिया गया है। आपको याद भी होगा, आपने जब बनाया होगा तो आपको याद भी होगा। फिर भी कोई बात नहीं, याद नहीं था तो फिर इसको याद रखेंगे, गारंटी। देखिए ये विविधकर है, इसको हम लोग डिस्क्रीमेंट बोलते हैं, और इसी को इंग्लिश एक और नाम है इसका विवेचक। आप इसका तीनों नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन में विवेचक पूछा है, यहाँ देखिए विविधकर लिखा है। तीनों फार्मूला इसका सेम होता है, b² - 4ac। अब देखिए अगर b² 4ac के मान क्या है, 0 के बराबर आ जाएगा। देखिए 0 से बड़ा हो तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, 0 के बराबर आ जाए तो आप याद रखिएगा 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। अगर 0 से छोटा आ जाए, b² 4ac के मान 0 से छोटा आ जाए तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है इसको। ठीक है, आप तीनों को याद रखेंगे। तो हमारा 6 का आंसर हो गया ए नंबर। चलिए 7 नंबर पढ़ते हैं। ये तो फार्मूला आसानी से बन जाएगा सवाल। पूछा है कि 9 sec² थीटा - 9 tan थीटा किसके बराबर होता है। आप ऐसा मत समझिए कि 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 कभी नहीं होगा। इसको हम बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। देखिए हमारे पास थोड़ा सेटअप नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा मैं पहले से ही क्वेश्चन बना दिया हूँ, क्योंकि और मैं फिर से आपको लाइव बना कर दिखाऊंगा तो फिर थोड़ा मेरा ये वीडियो जो हिलता ज़्यादा है, इसके लिए मैं पहले से बना दिया हूँ। आपको सिर्फ समझा देता हूँ, आपको समझने से मतलब है। अभी हमारे पास सेटअप नहीं है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करेंगे आप लोग। देखिए 9 sec² थीटा - 9 किसके बराबर होता है, पूछा ना। आप देखिए कि 9 का 9 लिख सकते हैं, sec² थीटा का बदल दीजिए tan के फार्मूला में। tan के रूप में क्या इसका फार्मूला होता है, sec² थीटा। कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है। आप याद रखिएगा sec² थीटा होता है। इसको आप ज्यों कहते हैं रखिए। अब देखिए दोनों में 9 हो गया, यहाँ मैंने लिख दिया है, क्योंकि sec² थीटा बराबर किसके बराबर होता है, 1 + tan² थीटा के बराबर होता है। इसका मैंने रीजन भी दे दिया है। अब चलो दोनों में 9 है तो 9 कॉमन कर लीजिए। तो इसमें से 9 कॉमन कर लिए तो आपका क्या बचेगा, 1 + tan थीटा। इसमें से 9 कॉमन कर लिए, क्या बचा, tan² थीटा। tan² थीटा से tan² थीटा कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में है। क्या बचा, 1। तो 9 × 1 बचा, तो 9 में से 1 से गुना होता क्या होगा, 9 होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है, इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप याद रखेंगे। जिसका वर्गमूल नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 8 का। 9 नंबर, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, आप इसको याद रखिए, अनंत। हम लोग 2 संख्या के बीच में बहुत सारा संख्या निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या है, तो देखिए 1.1 है, 1.11 है, 1.113 है, 1.114 है, 1.67, 1.78, बहुत सारा प्रश्न है, बहुत सारा संख्याएँ हैं। तो 2 संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएँ होती हैं, चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। पूछ रहा है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, यानी रेखीय बहुपद मतलब रैखिक कौन, तो ये है ऑप्शन ए। इसमें एक घात है। रेखीय बहुपद पूछे जहाँ रैखिक पूछ लेगा, इसका मतलब घात में 1 पूछ रहा है। तो घात में 1 देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है। तो त्रिघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ये हमारा रैखिक बहुपद है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। पूछ रहा है कि 1 और 0.5 का माध्य क्या है। आपका माध्य का फार्मूला आपको याद है, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो आप यहाँ हम कर देते हैं इसको। हमारा 3 संख्या दी गई थी, 1, 0, 5।
तो आपको माध्य का फॉर्मूला याद है, तीनों को जोड़ दीजिए तो 1 0 5 और कितनी संख्या है 1 2 3, 3 से भाग 5 और 1 6, 0 0 तो 6 होंगे, बटा 3 से भाग दिए 2 बार में, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये देखिए पहला प्रश्न 2012-13 का है, तो उस समय हम लोग को विकल्प नहीं दी गई थी, तो उसमें बनाना पड़ता था इसको, लेकिन आपको ऑप्शन में रहेगा 2, उसमें टिक कर दीजिएगा। कुछ भी माध्य पूछे, जितना पूछेगा ना, प्रथम 5 प्रकृत संख्या का माध्य क्या होगा, प्रथम 6 प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, सबको जोड़ के उतनी संख्या से भाग दे दीजिएगा, माध्य निकल जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। हाँ 12 नंबर पूछ रहा है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, इसको तो आप याद कर लीजिए, VVI क्वेश्चन है। अभी आप लोग देख रहे हैं आपका जो होम सेंटर एग्जाम हुआ है, इसमें पूछा था कि निश्चित प्रायिकता की मान क्या होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है, इसको आप याद रखेंगे, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। आप 1 1 लिख दीजिएगा इसके आंसर में। ये फिर देखो वापस सूत्र पूछ दिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस बराबर किसके बराबर होता है, तो आपको मैंने उसी समय लिखवाया था। इसका फार्मूला हम लोग प्रश्न बनाए भी थे, तो इसका फार्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, tan स्क्वायर ए। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि पूछ रहा है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत, अपरिमित रूप से अनंत। किसी वृत्त पर आप बहुत सारे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कैसे मैं बताता हूँ आपको। चलिए ये मानते हैं मेरे पास एक सर्कल है, एक वृत्त है हमारे पास, एक वृत्त है, इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए एक स्पर्श रेखा खींच दिया मैंने, यहाँ से स्पर्श रेखा दिया, स्पर्श मतलब ये छू के जाए, यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बहुत सारे हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो आप याद रखेंगे अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। आप कहीं से भी खींच सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, सिर्फ छू के जाना चाहिए, ऐसे ऐसे बहुत सारा अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन आप एक और प्रश्न याद रखिएगा, आपको पूछेगा ना एक वृत्त पर एक बिंदु से, कितने बिंदु से, ये मान लीजिए एक बिंदु है, पूछेगा एक बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो आप बताइए केवल 2 और 2। देखिए एक यहाँ से खींच दिए, अब खींचिए इसी बिंदु से, एक बिंदु से होकर एक वृत्त पर 2 और 2 ही। अब आप इससे नहीं खींच सकते हैं, यहाँ से खींचेंगे तो बीच चला जाएगा, छू के थोड़ी गया है, तो प्रतिच्छेद कर दिया। सिर्फ छू के जाना चाहिए, तो सिर्फ आप 2 ही खींच सकते हैं। 2 कंडीशन, इसमें से 2 ही प्रश्न पूछता है कि एक वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप कहिएगा अनंत। और पूछेगा एक वृत्त पर एक बिंदु से, चाहे एक बिंदु से वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो सिर्फ 2 ही खींची जा सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, तो आप याद रखिएगा कोई हल नहीं होते। जब समीकरण विरोध करेगा तो हल कहाँ से आएगा, पूछ रहा है विरोधी समीकरण युग्म, इसका मतलब असंगत होता है। जब समीकरण असंगत होगा, चाहे विरोध करेगा, तो उसका हल कहाँ आएगा, हल ही नहीं आएगा। संगत होना चाहिए, संगत समीकरण युग्म का हल होता है, चाहे अविरोधी समीकरण का जो विरोध ना करे उसका हल होता है। इसको आप लिखिए कोई हल नहीं होता है। tan स्क्वायर 60, इसका मैं आपको बताया था कुछ दिन ट्रिक। आप देखिए ऊपर tan है नीचे कॉट है, ऊपर tan है नीचे कॉट है, और इसको जोड़िए 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 6 4 10, 36 और 54 जोड़िए 90 हो रहा है। आप इसका आंसर आंख बंद करके 1 लिखें, क्यों, क्योंकि भाग में है। क्वेश्चन गुना में रहे या भाग में रहे, उसका डिग्री को जोड़िएगा, 90 हो जाए। tan और कॉट के रूप में हो तो 90 लिखिए, एक आंसर हो जाएगा, भाग में हो चाहे गुना में। साइन और कॉस के रूप में हो तो भी आपका एक आंसर होएगा। सेक और कोसेक के रूप में रहे तभी आपका आंसर क्या होगा, 1। इसको तो आंख बंद करके आप ऑब्जेक्टिव में 1 मारिएगा, वहाँ से हट जाइएगा, आपका समय बचेगा। फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनता है ये सवाल। चलिए ये प्रश्न था ना हमारा tan 60, आप इसको देखिए tan 36 है और कॉट 54 है। आप दोनों में से किसी एक को पूरक कोण में से घटाइए। पूरक कोण किसको बोलते हैं, 2 को जोड़ने पर 90 जो होता है। तो पूरक कोण का मान कितना होता है, 90 में से घटाइए। तो हमने ऊपर वाले को ही बदल दिया, tan स्क्वायर का tan स्क्वायर लिखा, यहाँ स्क्वायर छूट गया, आप यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ मैंने छोड़ दिया था, छूट गया गलती से। tan स्क्वायर को tan स्क्वायर लिख दिए, और 36 डिग्री है, आप किस में से घटाएंगे, पूरक कोण में से। तो आप ये बताइए 90 में से आप कितना घटाएंगे कि वापस हमारा 36 ही बचेगा, तो 54 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 54। तो 90 में से 54 तो कितना बचा, tan स्क्वायर 56 के बराबर ही हुआ, 10 इसके बराबर हुआ, और बट्टा में कॉट स्क्वायर है ये। आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में छूट गया है मेरे से, लेकिन यहाँ सही बना है। अब देखिए आपको एक फार्मूला याद होगा, किसी में से 90 घटाना हो तो उसके उल्टा होता है। आप tan में से 90 घटाएंगे तो कॉट होगा, साइन में से 90 घटाएंगे तो कॉस होगा, और सेक में से 90 घटाएंगे तो कोसेक होगा। इसको आप याद रखिएगा, डायरेक्ट फार्मूला पूछता है आपके एग्जाम में। आप त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे से बनाइए, आपका पासिंग स्कोर यहीं से मिलेगा। 30-40 नंबर तक पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, यानी पैटर्न वही रहने वाला है। इस साल भी आपसे 30-40 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति से।
और बहुत मैं बता दूँ बहुत आसान है त्रिकोणमिति में नंबर लाना। इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत की बात क्या है, इसमें आपको कुछ याद करना पड़ेगा फार्मूला। आप एक बार सूत्र याद कीजिए, जितना मज़ा इसको बनाने में आता है उतना कोई चैप्टर में बनाने में मज़ा नहीं आता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 10 में से 90 घटे तो कट हो जाएगा और बट्टा में ये कट के कितना बचा एक। अब बनाने के लिए पूछेगा तो आप ऐसे बनाइएगा, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दिया हूँ ट्रिक। आप एक ही आंसर दीजिएगा, कब, गुना और भाग में। गुना और भाग में एक आंसर दीजिएगा, जोर में रहेगा सवाल तो 2 आंसर दीजिएगा, घटाव में रहेगा सवाल तब 0 आंसर दीजिएगा। आंख बंद करके भरोसा करिए हम पे, आपका वही आंसर आता है। हमने बहुत सारा प्रयोग किया है, वही आंसर होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में समय बचाना पड़ता है, कम समय में जितना जल्दी फास्ट आप आंसर कर दे, सही फास्ट आंसर करना है और सही करना है। इसको बोला कि परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 18 नंबर क्वेश्चन था, 1.34 का परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। कुछ नहीं करना है, दशमलव गायब कीजिए तो क्या बटेगा, इसको भिन्न के रूप में पहले बदलिए। परिमेय किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिखें। तो दशमलव गायब करना बताओ ना, भिन्न बदलेगा, दशमलव को भिन्न बदल देंगे, परिमेय हो गया। तो 134 लिख दिए। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है। कितनी संख्या है, 2। तो एक पर कितना 0, 2 0 काट दीजिए। एक और 67 पर में कट जाएगा, 67 दूना इतना और 50 दूना 100, दोनों कट गया। तो ये हमारा अब नहीं कटेगा, तो ये परिमेय के रूप में बदल गया। मैंने आपको 18 नंबर क्वेश्चन कॉपी पे ही बता दिया था, इसका आंसर बदल गया हमारा, यही था प्रश्न था। 19 नंबर देखिए, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है? कभी नहीं, माना कर दीजिएगा, क्योंकि रियल नंबर पूछ रहा है तो रियल नंबर का आप डेफिनेशन पढ़े होंगे। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर। तो पूछ रहा है कि रियल नंबर में सिर्फ परिमेय संख्या होता है? नहीं भाई, दोनों होता है। हाँ, अगर ऐसा पूछता ना कि क्या सभी वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय होते हैं, हाँ तब हो जाता है। लेकिन ऐसा पूछता तभी होता है कि क्या वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या होता है, तो होता है। यहाँ कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय ही होता है? नहीं भाई, क्योंकि उसमें अपरिमेय भी होता है। ऑप्शन ए हमारा नहीं माना कर देंगे, नहीं, ऑप्शन में नहीं होगा, टिक कर दीजिएगा। द्विघात समीकरण इतना का मूलों का योगफल पूछ रहे हैं भाई। मूलों का योगफल क्या होता है, -b अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो ये 4 क्या हो जाएगा, -4, और a का मान क्या है, -3। a का मान -3, b का मान 4, c का मान 4। तो सूत्र में होता है -b/a, तो -4/3, -4 बटा -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या होगा, 4/3 आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा, 4/3 आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ बना दिया गया है, इसका क्या हो जाएगा, ए का मान इतना, बी का मान इतना, सी का मान इतना। मूलों का एक फल अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो 4 का मान तो बी का मान तो 4 दिया है, लेकिन हमारा सूत्र में होता है -b, तो वहाँ से माइनस आया। ए के मान तो ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 4/3, जो हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह हमारा 2013 का ऑब्जेक्टिव समाप्त होगा। लेकिन हम लोग इसी वीडियो में 2014 का भी देख लेते हैं। आपसे गुजारिश रहेगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। एक बार हमारा मतलब जो मेरा मेहनत है इसके पीछे थोड़ा सा श्रद्धा दिखा दीजिए, थोड़ा सा इसमें सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने बढ़ जाएंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एग्जाम के पहले मैं आपका बहुत सारा विषय का तैयारी करा दूंगा। सब्जेक्टिव छोड़िए, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव सही करके आइए ना, आपका फर्स्ट डिवीजन कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए 100 नंबर का क्या रहेगा, हमारा मैथ रहेगा। 100 पूर्णांक क्या होता है, मैथ होता है। 100 में 50 लगभग 100 ऑब्जेक्टिव है, आपको 50 ही चुनना है। मैं आपको इतना ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, वो भी डिस्कशन के साथ, रटवाऊंगा नहीं कि इसका आंसर ये होगा, ये गाइड से देखकर कुछ नहीं। मैं आपको बना के सोल्यूशन के साथ चेक कराऊंगा, कोई भी हो, चाहे थ्योरी वाला क्वेश्चन हो इसमें का, चाहे ये अब जो नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको आपको बनाना सिखा दूंगा। एक बार लाइक और शेयर, व्यू ज़्यादा मिल जाए वीडियो पे, तो मैं आपको एग्जाम से पहले मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 80-90 नंबर का मैं तैयारी करा दूंगा सब विषय में। या संस्कृत का भी करा दूंगा। अभी समय है, बहुत समय है, अभी 2 महीना समय है। 3 महीना मान के चलिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीना आप जम के मेहनत कीजिए। 3 महीने में तो गर्दा हो जाएगा। आप पढ़ के देखिए 3 महीना, 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, जितना मेहनत हो जम के कीजिए। इस समय में आप जग जाएंगे ना समय से, आपका अंत भला तो सब भला। चलिए, पूछ रहा है कि f ऑफ x, लिखा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x इक्वल x² + 2x + 3 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा। इसको क्या कहिए, बटा का जोड़ बना लीजिए पहले। देखिए एलसीएम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा है ना, तो इसका एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ समझिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, वही हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा के पर ऐसा अगर मैं आपको बटा का जोड़ बनाना हो हम लोग को, जिसका एलसीएम अलग अलग होता है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं। तब क्रॉस गुना कर लीजिए, अल्फा में इधर से तो अल्फा हो जाएगा, बीटा में इधर से तब बीटा हो जाएगा, बीच में प्लस है तब प्लस, ये ना बटा का जोड़ बनेगा। और एलसीएम हमारा अल्फा इंटू बीटा ही है। आपको याद होगा मूलों का योगफल, अल्फा और बीटा क्या होता है, मूल द्विघात सम बहुपद के, चाहे द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। इनका योगफल होता है हमेशा -b/a, और इनका गुणनफल नीचे है अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र होता है c/a। माइनस का b है तो माइनस का माइनस रखिए, b का मान चेक कीजिए 2 है, a का मान रखिए 1 है, c का मान चेक कीजिए 3 है, a का मान चेक कीजिए, a का मान क्या है 1 है। इसको देखिए 1 से 2 कट जाएगा, -2 बार में, 1 से 3 कटेगा 3 बार में, यही आपका आंसर बच गया, -2/3। ऑप्शन चेक कीजिए -2/3 किधर है,
आपका आंसर है बी नंबर में, तो एक का बी हो जाएगा। पूछ रहा है इसका शून्य क्या होगा। अरे भाई शून्य पूछ रहा है ना, तो इसको भाई जब शून्य पूछे तो शून्य लगा दीजिए ना, आपका बन जाएगा सवाल। ये दिया है क्वेश्चन x²-3 शून्य पूछा है ना, तो यहाँ शून्य लगा दीजिए बराबर के बाद। अब इसको भेजिए -3 को बराबर के बाद 0 के बाद शून्य के पास भेजिए, तो ये -3 है ना, शून्य के पास आएगा तो +3 हो जाएगा। अब स्क्वायर को हटा दीजिए, स्क्वायर को हटाएंगे तो आपका प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 पर स्क्वायर बनेगा, 3 पर स्क्वायर रूट चढ़ेगा। अब 3 का वर्गमूल देखिए, जब भी आप हम लोग को पता है स्क्वायर, जब भी हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो इधर का जो संख्या होती है प्लस माइनस दोनों में आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो एक बार √3 प्लस में हो जाएगा, एक बार √3 माइनस में हो जाएगा। ऑप्शन चेक कीजिए, एक बार √3 और एक बार √3 माइनस में, प्लस में माइनस दोनों में। देखिए यहाँ माइनस में है, माइनस में ऑप्शन गलत है, यहाँ माइनस और प्लस दोनों में है, √3 में होना चाहिए, 3 में नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन भी राइट है इसका। देखिए एक सवाल पूछा गया है, आपको बनाए भी होंगे, जब आप पहला या दूसरा चैप्टर बनाए होंगे तो उसमें आपको प्रश्न मिला होगा। देखिए थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है, क्या करें, थोड़ी मजबूरी है, शाम भी हो गया है। देखिए सवाल पूछ रहा है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक हैं, मतलब कोई एक पथ है, मतलब मान लीजिए फील्ड है हमारा, कैसा है, ब्रिज जैसा है, फील्ड हमारा गोल है, उस पर 3 हम लोग दोस्त दौड़ रहे हैं। तो एक दोस्त हमारा दौड़ रहा है 3 घंटा समय ले रहा है, दूसरा दोस्त 4 घंटा और तीसरा दोस्त 8 घंटा ले रहा है। अब बोल रहा है कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलना है, जहाँ से प्रस्थान मतलब जहाँ से वो लोग दौड़ना शुरू किए थे उसी बिंदु पर फिर से मिल जाना है। तो समय होगा क्या, समय कितना समय लगेगा, एक ही बिंदु पर फिर से वापस मिल जाएंगे। आप देखिए इस प्रकार जब भी सवाल पूछे ना, तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए, 3, 8 और 3, 4, 8 का एलसीएम कितना होता है 24, आपका आंसर क्या होगा 24 राइट। ऐसे सवाल में एलसीएम निकालिएगा। देखिए एलसीएम कहाँ निकालते हैं, अगर सवाल पूछता कि कोई बर्तन है, इसमें हमको 2 प्रकार के सामान रखना है, क्या किया जाए कि कितना कम से क्या ऐसा किया जाए कि लोग इतने हम लोग सामान को उसमें रख लें, उस समय हम लोग एलसीएम निकालते हैं। लेकिन 3 सामान है, एक ही जगह पर मिलना है तीनों को, तो इस समय में हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये तो बहुत ईजी सवाल है, आपको भी पता होगा। मोड पूछा है कि 2 3 0 3 0 6 का बहुलक क्या होगा। चलो वीडियो थोड़ा क्लीन हो गया होगा क्योंकि थोड़ा लाइट बढ़ा दिए हम। देखिए पूछ रहा है 2 3 0 3 2 3 6 का बहुलक क्या होगा। आपको पता है मोड क्या होता है, जो सबसे आंकड़े में बहुत बार जो संख्या आती है उसी को हम बहुलक बोलते हैं। तो यहाँ देखिए इस स्थिति में कन्फ्यूजन कर दिया है, 2 भी 2 बार आ गया है और 3 भी 2 बार हो गया है, तो इसका बहुलक क्या हो गया 2 और 3। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है कि 2 अगर ऑप्शन में दिया होता ना कि ए और सी तो हमारा आंसर होता है ए और सी। लेकिन अगर दोनों नहीं दिया है तो हम तो ओमर सिटी में 2 को और 3 को ए और सी तो नहीं भर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में जब आपका एक ही आंकड़ा में 2 बहुलक आ जाए तो आप दोनों बहुलक को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। तो हमारा बहुलक क्या रहा है 2 और 3 दोनों आ रहा है ना, तो 2 3 कितना होता है 5, 5 को 2 से भाग दीजिए, हमारा 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए यहाँ दिया है 2 समकोणिक त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यह किसने कहा था, ये थेल्स पर मैंने कहा था, किसने कहा था थेल्स। पाइथागोरस ने तो कहा था कि समकोण त्रिभुज कर्ण अन्य 2 भुजाओं के बरों के जोगफल बराबर होता है। यूक्लिड तो ऐसे के दिए थे, आर्यभट्ट ने तो भाई आपको पता होगा 0 का खोज किए थे। अब चलिए यहाँ से प्रश्न है कि बिंदुओं 4 ए का मान दिया इतना, बी का मान इतना, मिलाने वाली मध्य बिंदु। अरे मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 बटा में 2 y1 + y2 बटा में 2। तो जोड़िए 4 और 6 10 बटा में 2, तो 2 × 5 10 5 बार में कट जाएगा। और इसको जोड़िए y2 को 5 + 5 10 बटा में 2, ये 5 बार करते हैं, तो इसका आंसर आया 5 5। कहाँ है 5 5, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन बी राइट। आप एक बार वीडियो को रोक कर जरूर लिख लेंगे, उसका थेल्स था इसका। देखिए इसी का पूछा है ना, तब ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये y1 है, y2 है, तो x1 + x2, x1 4 है, x2 6 है, तो 4 6 10 बटा में 2, y1 + y2 5 + 5 बट दोनों कट गया, दोनों का 10 10 2 5 5 पर कटेगा, तो 5,5 आएगा इसका, 5 और 5 इसका वो मध्य बिंदु को आ जाएगा ये चीज़, इसका आंसर। थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं, इस पर ध्यान दीजिएगा। जो मैं बनाया हूँ कॉपी पे थोड़ा देखें कितना मैं थोड़ा घटिया लिखता हूँ, तो इस पर थोड़ा आप इसको कंप्रोमाइज़ करेंगे। लेकिन आप अच्छे से नोट्स बनाइए, आप राइटिंग अच्छा रखिए, राइटिंग पर थोड़ा बहुत फोकस कीजिएगा। पूछ रहा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या पहले आर होती है, मान लीजिए आधा करेंगे तो r/2, r का आधा क्या लिखेंगे r/2, तो उसकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, नए और पुराने परिधियों का अनुपात क्या। मैं इसको बना दिया हूँ, थोड़ा देख लीजिए आप। चलिए मान लीजिए मेरे से 2 वृत्त है, परिधि क्या होता है 2πr, लेकिन मैंने पहला वृत्त को मान लिया r1 और दूसरा वृत्त की परिधि को, दूसरा वृत्त की त्रिज्या को मान लिया मैंने r2 मान लिया। इसको आधा करने के लिए बोला था ना, तो मैंने r2 को आधा किया, ठीक है। ये कट जाएगा, 2π से 2π कट जाएगा, यहाँ बचेगा r1, यहाँ बचेगा r2/2, ये बट्टा का भाग बन गया। 2 कहाँ जाएगा ऊपर
और ये R1 R1 वाली मेरे R1 और R2 का अनुपात पूछा है, तो R1 R2 का अनुपात में लिख दिए। ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे कुछ नहीं बचेगा तो 1 समझेंगे। 2/1 को हम लोग क्या लिखते हैं 2:1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2:1। आप इसको वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा सब सवाल को, ठीक है। एक बार अपना बड़ा भाई समझ के मेरे बात को थोड़ा मानिएगा, एक बार आप कॉपी लेके इसको बनाइएगा। पहले आप जब भी मेरा वीडियो देखिएगा तो एक बार कॉपी लेके बैठिए। मेरे थोड़ा बड़े भाई दोस्त जो भी समझे, आप मेरा शिक्षक समझे, जो भी आप मानते हो मान के एक बार इसको कॉपी लेके बैठिए। उस पर सारा क्वेश्चन उतारिए, सारा ऑप्शन उतारिए, जैसा क्वेश्चन दिया है उससे उतारिए। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें से उतार लीजिए, और सॉल्यूशन में जैसे बनाया उसको एक बार बनाइए। ये रटने वाला चीज़ है, रटिए मत, एक बार बनाइए, आपको थोड़ा मज़ा आएगा बनाने में। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ कि देखिए आगे चल के आपको बहुत अच्छा मैथ हो जाएगा, और सिर्फ आप अच्छा ऑब्जेक्टिव करके आइएगा। फर्स्ट डिवीजन तक कोई रोकने वाला आपका नहीं है। पर किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। चलिए आप ये देखिए, पूछेगा ना कि निश्चित प्रायिकता का मान क्या होती है, तो अब 0 और 1, निश्चित प्रायिकता का मान 1 होती है। और पूछा कि प्रायिकता नहीं होती है, तो प्रायिकता नहीं होता है 0 से छोटा और 1 से बड़ा। तो 0 से छोटा कुछ नहीं है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से छोटा, ये हो गया। माइनस में है ना आंसर, माइनस में प्रायिकता कभी नहीं होती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल पूछ रहा है कि √2 cos थीटा बटे इतना बहुत ईजी सवाल है। सिर्फ आप इसमें cos थीटा को बाहर कीजिए, तो देखिए यहाँ √2 गुना में है ना, तो √2 कहाँ में आएगा, बटा में आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/√2। अब आप चेक कीजिए cos में 1/√2 किसका मान होता है, cos में चेक कीजिए, cos में 1/√2 किसका मान होता है, cos में 1/√2 किसका मान होता है 45 का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा 45 डिग्री। आपको याद भी हो गया, मैं पहले फर्स्ट वीडियो में बोला था, आप डिग्री का मान जरूर याद कीजिएगा। 45 डिग्री कहाँ है सर, ये रहा, ऑप्शन भी राइट हो गया। ये पूछ रहा है कि 1 + cot स्क्वायर है, 1 + tan किसके बराबर बढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा cot स्क्वायर है। लेकिन आपको इसको बना के देखना चाहिए। और आपको देखिए, अगर एक सेम यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आपको ऑप्शन याद हो गया है तो अच्छी बात है, पहले बनाइए बार बार, लेकिन बार बार बनाने से फायदा क्या होगा, आपका आंसर याद हो जाएगा। तो चलिए इसका पहले मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ कैसे बनाइएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपको पूछ दिया एग्जाम में बाय द लघु उत्तरीय प्रश्न में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया 2 नंबर के लिए, तो आपको तो बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में ना आप टिक मारेंगे, लेकिन जब बनाने के लिए तो पूछेगा तो बनाना पड़ेगा आपको। देखिए त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल हम बनाते हैं तो आपके दिमाग में एक ही फार्मूला याद होना चाहिए कि हम पहले sin बटा cos के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में, sin बटा cos के रूप में। कोई भी सवाल हो, एक का एक कर दिए, cot को हम sin बटा cos के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो cot का फार्मूला एक होता है sin बटा cos के रूप में cos बटा sin। cot का से फार्मूला बहुत होता है, 1/tan भी होता है। लेकिन नहीं, जब भी त्रिकोणमिति में आप सवाल बनाइएगा तो उसको sin cos के रूप में लिखने की कोशिश कीजिएगा, आपका सवाल जल्दी बनेगा और आसानी से बनेगा। फिर 1 का 1, tan को एक और सूत्र होता है sin बटा cos। अब चलिए बटा का जोड़ बनाइए, sin से यहाँ गुना तो sin स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर में 1 से गुना कीजिएगा, sin स्क्वायर हो गया। बटा में ऊपर तो ऑलरेडी ही है, लघुत्तम में आपका LCM में ही हो जाएगा। यहाँ भी गुना कीजिएगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा, और sin स्क्वायर पहले से है। आपको एक सूत्र याद होगा, डायरेक्ट पूछ लेता है sin स्क्वायर थीटा चाहे cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, क्या होता है एक, या sin स्क्वायर ए, यहाँ कुछ भी होता है, थीटा का होता है, ए होता है, फाई कुछ भी हम लिख सकते हैं, लेकिन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम लोग 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1, और बटा में क्या बच गया sin स्क्वायर। फिर यहाँ सही है, देखिए sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, थोड़ा उल्टा लिखा है, चाहे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर, इसका भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ भी 1 हो गया। LCM में क्या था cos स्क्वायर। अब चलिए इसको बटा का भाग है तो बनाइए, 1/sin कहाँ चल जाएगा, ऊपर पलटेगा तो cos स्क्वायर ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर बचेगा cos स्क्वायर, नीचे क्या बचा sin स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था cot का फार्मूला क्या होता है cos बटा sin, तो cos बटा sin आया है, तो इसका आंसर फिर वापस क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, फिर cot हो जाएगा, तो इसका आंसर cot स्क्वायर हो गया। इसका आंसर क्या है हमारा cot स्क्वायर, ऑप्शन सी राइट है। चलिए तो अभी अब ऐसे पहले प्रश्न पूछे जाते थे 2011, 12, 13 में, 17, 18 के पहले तक पूछे जाते थे ये रिक्त स्थानों के फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन। अब फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन होते नहीं है, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये सवाल जो है गलत है। अब ये मत समझिएगा तो पहले का सवाल है ऐसे अब नहीं पूछा जाता है, नहीं भाई, हाँ ऐसा पैटर्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है, लेकिन अब आपको विकल्प दिया जाता है। तो ये मत समझिएगा कि नहीं ऐसा सवाल बदल गया, अब ऐसा नहीं पूछा है, तब तो सिर्फ उमर सीट में भरना है, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन आएगा। जैसे ये 1 से लेकर 10 तक सवाल था, ऐसा पूछा जाता है, ऐसा बात नहीं है। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन अब थोड़ा पैटर्न बदला है, ऐसा ही ऑप्शन दिया रहेगा। पूछ रहा है कि 1/24 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। आपको दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है चुनने के लिए आपको एक ही विधि है, आप नीचे वाले संख्या को पहले अभाज्य संख्या में तोड़िए, अभाज्य प्राइम नंबर में तोड़ दीजिए, उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए। तो हम लोग 24 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा हमारा, पहले 24 काटेंगे 2 से 12 बार में कटेगा, 2 से 12 कटेंगे 6 बार में कटेगा, 2 से 6 3 बार में कटेगा। 2 कितना आया 3, 1 3 आया। लेकिन देखिए दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसका एक ही नियम है, जो हमारा प्राइम फैक्टर है ना, इसमें सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 2 और 5, तो क्या होगा शांत।
लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक आ जाएगा तो अशांत होगा। 2 और 5 के अलावा क्या है, 3 आ गया है, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है, तो इसलिए दशमलव प्रसार अशांत होगा इसका। तो आप इसमें अशांत में टिक मारिएगा। ये पूछा है कि असंगत समीकरण के युग्म क्या कहलाता है। असंगत समीकरण का युग्म क्या कहलाता है, ये पहले भी हम लोग क्वेश्चन। असंगत यानी अविरोधी, बल विरोधी, कोई हल नहीं कहलाता है। क्या कहलाता है, कोई। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, 2013 में पूछा था, फिर 14 में पूछ दिया है वहाँ, लेकिन ऐसे पूछा था कि विरोधी समीकरण युग्म क्या कहलाता है, तो जो विरोध करे कोई हल नहीं कहलाता है, यहाँ उसको असंगत लिख दिया है, तो उसका भी कोई हल नहीं होता है। देखिए इसमें पूछा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन है, इसको मैं आपको डिस्कशन करूँगा। अब देखिए कि यहाँ पे एक रेखा गई है, एक यहाँ रेखा गई है, छोड़िए। पहले तो इसमें 2 त्रिभुज बना है, इसको हम लोग बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं, लेकिन सबसे मैं अच्छा एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। देखिए ये हमारा एक समीकरण लाइन है। देखिए जैसे एक लाइन हो गया, यहाँ समझिए, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ऐसे गया था, और मान लीजिए इसमें त्रिभुज बना है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो लाइन है ना, कोई लाइन पे ऐसा कोण बनता है तो इसको हम लोग रैखिक युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। तो क्वेश्चन में यहाँ तक तो कोण बना दिया गया था और यहाँ खाली था। ये एक कोई रेखा पर जो कोण बनता है, रैखिक कोण बनता है। क्या बनता है, रैखिक युग्म बनता है। रैखिक युग्म कोण बनता है और इसका वैल्यू कितना होता है, 180। कितना, 180। और देखिए 180 ये हो गया, और 180 से मैंने तब पूरा गोल बन गया तो 360 हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक कोण बना तो 180 होता है, और कोई लाइन पे इधर से भी आधा बन गया, इधर बन गया, पूरा गोल बन गया तो 360 हो जाता है। तो यहाँ तक बन गया है। और सपोज कीजिए इसका मान दिया है हमारा, इसका वैल्यू दिया है 125। अब सपोज कीजिए कि एक लाइन पे जो ऐसा है, एक लाइन पे जो ऐसा एंगल बनता है, ऐसा जो एंगल बनता है पूरा 180 का बनता है। कितना बनता है, 180 का। लेकिन हमारा कितना बना है, ये इतना दूर में 125 हो चुका है। और अब सपोज कीजिए अगर यहाँ तक आता तो कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। कितना हो जाता है, 180। लेकिन यहाँ तक रुक गया है, तनी 125 बना है, तब घटा लीजिए 125, क्योंकि पूरा बन जाता तो 180 होता है। तो समझ लेंगे 180 में थोड़ा ही कम है ना, तो घटा लेंगे कितना कम है मालूम चलेगा। 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, यानी 55 डिग्री कम है। यानी ये जो पूरा कोण बनेगा 55 बनेगा। कितना बनेगा, ये जो यहाँ का कोण जो बनेगा, यहाँ का जो कोण बन जाएगा ये 55 बनेगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। तो हमारा कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ तक एक लाइन पे कोई भी एक ऐसा आधार रेखा खींचेगा ना, वो 180 का होता है। आपको पता भी होगा रैखिक युग्म। तो यहाँ से तक तो 125 हो चुका है। अब सपोज कि ये थोड़ा सा और यहाँ सट जाएगा तो ये 180 पूरा हो जाएगा। तो थोड़ा सटेगा तो 180 हो जाएगा, तो घटा लेंगे कितना कम है 180 में से, तो 180 में से घटाएंगे 125 तो कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो जो कोण बनेगा वाई वाला कोण 55, और जो ये अंत है का अंतर कोण है, तो जितना ये 55 आएगा तो इसका भी मान वाई का मान 55 आएगा। ये आपका एक सर्कल का 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ दिया है, एक सर्कल से क्वेश्चन पूछा है। थ्योरी है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। 15 नंबर सवाल, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक क्या कहलाता है। वाई का नियामक क्या कहलाता है, पूछा है प्रश्न आपसे। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो वाई का वहाँ मान क्या हुआ, वाई का नियामक क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। कैसे, मान लीजिए हमारा ये 2 अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। तो पूछा है किसी बिंदु पर, किसी एक्स अक्ष पर, तो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक कितना होता है। अब मान लीजिए एक्स पर कोई बिंदु है, ये मान लीजिए एक्स का मान हमारे ग्राफ खींच रहे थे, एक्स का मान 2 है, तो यहाँ वाई का मान क्या होगा, तो 0 ही होगा। एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। हाँ, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, नियामक 0 होता है। और वाई अक्ष पे एक्स का भी नियामक 0 होता है। इसको भी उल्टा भी याद रखिएगा। पूछ रहा है कि कार्तीय तल स्थित 6 4 की कोटि का मान क्या है। भाई मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि ये भुज है, ये कोटि है। तो 6 भुज है और 4 क्या है, कोटि है। तो कोटि का मान क्या होगा, 4 आंसर बता दीजिएगा। और आपसे पूछेगा कि 6 4 में भुज क्या है, तो पहला वाला भुज बोलिएगा, दूसरा वाला कोटि। एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। 10 में से 90 घटाएंगे क्या होगा, अभी मैं बताया हूँ। 10 में से 90 घटाएंगे तो कट हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि कॉट 60 इतना का मान क्या होगा। अभी एक क्वेश्चन आप भी पूछे जाते हैं, 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको मैं बना के दिखा रहा हूँ, आपको सब्जेक्टिव में काम करेगा ये सवाल। चलिए पूछा है कॉट 60 cos 30 प्लस साइन 60 इंटू साइन 30 का मान क्या होगा। आपको डिग्री याद तो होना करना ही पड़ेगा, हर हाल में कर लीजिए, बहुत आपका नंबर मिलने वाला है। कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। cos 30 का मान कितना होता है,
यहाँ बीच में इंटू है तो यहाँ इंटू के चिन्ह दे दिए। cos 30 का मान होता है √3/2, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दिए। sin 60 का मान होता है √3/2, इंटू का चिन्ह तो गुना का चिन्ह दिए। sin 30 का मान होता है 1/2। अब गुना कीजिए, यहाँ देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2। यहाँ √3 में 1 से गुना कीजिए, √3 2 दूना क्या हुआ 4, बटा के जोड़ बना दीजिए ना, 4 2 4 का लगता है 4, 2 के बार में 4 2 बार में, 2 में 1 से गुना 2, 4 के बार में 4 1 बार में, 1 में √3 से गुना √3। आपका आंसर हो गया 2 + √3/4। अब सवाल पूछा है प्रथम 5 आभाज्य संख्याओं का माध्य क्या नहीं। यहाँ देखिए एपी का सवाल है, समानांतर श्रेणी का 3, पहला पद 3, दूसरा पद 3 + √3। इसका सार्वंतर क्या है? सार्वंतर के लिए घटा लीजिए, 3 + √2 में से 3 घटाइए तो 3 से 3 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा √2, तो √2 या किसी में से किसी को घटा लीजिए। दूसरा पद में दूसरे वाले से पहला घटाना होता है, इसमें से ये घटा लीजिए, इसमें से ये घटा लीजिए, चाहे पहले दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए, आपका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। सार्वंतर को हम लोग छोटा स्मॉल डी से लिखते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है? प्रथम 5 आभाज्य संख्या दिया है, सॉरी, प्रथम 5 आभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होता है? प्रथम 5 आभाज्य संख्या क्या होती है आपको पहले लिखना पड़ेगा। प्रथम 5 पहला आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या खुद से और 1 से कटे, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हों और अन्य किसी से ना हो, प्राइम नंबर या आभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो पहला आभाज्य संख्या 2 होता है, 2 1 से और 2 से कटता है। 3 भी आभाज्य संख्या है, 5 6 7 है, 11 है। इसका माध्य निकालिए, सबको जोड़ दीजिए और 5 है तो 5 से भाग दे दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो आपका 28 को भाग देंगे 5 से तो हमारा 5.6 बार में कट जाएगा। इस तरह हमारा 2014 का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।